हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे थे। एक जो तापमान होता है उसके गुण पढ़ रहे थे कि क्या क्या गुण होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। दो प्रॉपर्टीज़ तो हमने डिस्कस कर ली थी। एक तो ये थी कि टेम्परेचर जो होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, निरपेक्ष ताप, वो 0 या 0 से ज़्यादा होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, है ना। तो वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। एक चीज़ तो मतलब केल्विन वाला जो टेम्परेचर है, केल्विन में कभी नेगेटिव में नहीं जाता। मिनिमम 0 केल्विन हो सकता है, और 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड में तो नेगेटिव हो सकता है, बट केल्विन में नेगेटिव नहीं होगा। केल्विन को हम लोग एब्सोल्यूट या निरपेक्ष ताप भी बोलते हैं, ठीक है। ये है दूसरे प्रॉपर्टी में हमने ये कैलकुलेट किया था, KT इक्वल्स टू E माइनस E0/F, ये होता है। थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी पहले हम लोग मैथमेटिक्स से कैलकुलेट करके लाएंगे। देखो यहाँ से सिंस अपने को यहाँ से एक चीज़ पता है कि बीटा इक्वल्स टू F/E माइनस E0 होता है ना। तो इसको मैं काम में लूँगा। सिंस अपने को पता है क्या, अपने को ये पता है कि जो बीटा है इक्वल्स टू F/E माइनस E0, ये लिखा ना यहाँ पे, बीटा इक्वल टू F/E माइनस E0। इसी चीज़ को मैं यूज कर रहा हूँ। इसका मैं E के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। अभी मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, लास्ट में रिजल्ट आएगा ना, तब आपको मालूम चलेगा कि अच्छा ये लेके आ रहे थे हम लोग, है ना। तो देखो इधर पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू E के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल बीटा बाई या डी बीटा बाई डी ई इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन, F तो है कांस्टेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो कांस्टेंट है, स्वतंत्रता कोटि। E0 भी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अरे ये एक इस तरीके से हो गया ना, जैसे मान लो कि A/x माइनस बी, इस तरीके का। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा -1/x माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो आएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन ऐसा होता है x के रिस्पेक्ट में। तो सेम इसी तरीके से इसका भी डिफरेंशिएशन, तो f तो कांस्टेंट है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन E माइनस E0 का स्क्वायर माइनस, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ मैं, आगे कुछ और बात कर रहा हूँ मैं। एक चीज़ देखना, सिंस बीटा इक्वल्स टू होता है वो KT होता है, सॉरी 1/KT होता है। बीटा इक्वल टू होता है 1/KT। मैं यहाँ से भी एक बार E के रेस्पेक्ट में इसका भी डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू E, इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो डेल बीटा बाई डेल E। इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे 1/K, ये तो कांस्टेंट है, 1/T है, उसका डिफरेंशिएशन -1/T स्क्वायर एंड T का डेल T बाई डेल E, ऐसा आएगा। क्लियर है एकदम। चलो ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल T बाई डेल E, इसको इधर ले आओ, -KT स्क्वायर डेल बीटा बाई डेल E, ऐसा आएगा। डेल बीटा बाई डेल E, इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में है, तो 1 से 2 में पुट कर देता हूँ, बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, डेल बीटा बाई डेल E का -F डेल T बाई डेल E माइनस KT स्क्वायर है, और इसका वैल्यू आएगा -F/E माइनस E0 का होल स्क्वायर होगा, है ना, का होल स्क्वायर। और ये आगे माइनस माइनस प्लस KT स्क्वायर F/E माइनस E0 का होल स्क्वायर और डेल T बाई डेल E, ये मिला मुझे। इससे क्या पता चलता है, इस इधर देखना इससे क्या पता चलता है। जिसने कॉपी नहीं किया है पॉज करके कॉपी कर लेना एक बार, इसको पॉज करके, ठीक है। अब सुनो, इससे क्या कॉन्क्लूजन क्या मिलता है मुझे, कॉन्क्लूजन देखना, क्या जान रहे हैं हम लोग इससे। इसमें देखना E माइनस E0 का होल स्क्वायर, तो ये जो
होल स्क्वायर आ गया, इसका मतलब जो नीचे वाला टर्म है दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा धनात्मक होगा। टेम्परेचर है वो तो वैसे केल्विन में है तो केल्विन में धनात्मक ही रहता है हमेशा, ये बात पहले पढ़ ली, तो ये भी टी स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है उसका भी वैल्यू पॉजिटिव ही रहता है। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये भी हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। इसका मतलब ये इधर वाले सारे टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। के इज पॉजिटिव, एफ इज पॉजिटिव, ई माइनस ई नोट बी का भी स्क्वायर है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। स्क्वायर किसी का भी होता है तो पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये सारी चीजें क्या है, और टी स्क्वायर ये भी पॉजिटिव रहेगा, सब धनात्मक। इसका मतलब डेल टी बाई डेल ई भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। अतः डेल टी बाई डेल ई जो है देट विल बी ऑल्सो पॉजिटिव, धनात्मक रहेगा। ये धनात्मक है, इसका मतलब ये समझना कि अगर मैं एनर्जी को बढ़ा रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी को कम कर रहा हूं तो टेम्परेचर कम होगा। ये जो रेट है ये हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, रेट हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मतलब ये जो दर है इसकी एनर्जी के साथ में टेम्परेचर परिवर्तन की दर हमेशा धनात्मक होगी। इसका मतलब है कि अगर आप किसी सिस्टम को एनर्जी दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी निकालोगे तो टेम्परेचर कम होगा। ये सिस्टम, ये सीन यहां से समझ में आता है अपने को। या किसी सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी कम हो रही है तो टेम्परेचर कम होगा। समझ में आता है? तो ये जो हम लोग नॉर्मली जनरली ये पढ़ते हैं ना कि टेम्परेचर मतलब जो पार्टिकल्स है उनकी एनर्जी ज़्यादा है। जैसे मान लो पार्टिकल धीरे धीरे चल रहे, टेम्परेचर कम है, उनकी एनर्जी बढ़ गई, फास्ट चलने लग गए, फास्ट चल रहे, एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और फास्ट चल रहे हैं तो इसका मतलब टेम्परेचर और बढ़ गया। ये चीज़ हमारे को इतनी ईजीली जो हम लोग जानते हैं वो चीज़ यहाँ से मैथमेटिकली प्रूव होती है कि एनर्जी दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी कम करोगे तो टेम्परेचर कम होगा। ये चीज़ यहाँ से मिलती है। तो यहाँ से इसको लिख लो, आप लिख लो यहाँ पे, इसका निष्कर्ष लिख लो, निष्कर्ष। अतः किसी निकाय की ऊर्जा बढ़ने पर उसके तापमान में वृद्धि होती है। किसी निकाय की ऊर्जा बढ़ने पर उसके तापमान में वृद्धि होती है। किसी निकाय की ऊर्जा बढ़ने पर उसके तापमान में वृद्धि होती है तथा ऊर्जा कम होने पर उसके तापमान में कमी होती है। किसी निकाय की ऊर्जा बढ़ने पर उसके तापमान में वृद्धि होती है तथा ऊर्जा कम होने पर उसके तापमान में कमी होती है, तथा ऊर्जा कम होने पर उसके तापमान में कमी होती है। इंग्लिश में लिखो, if the energy of a system increases, then temperature of the system will also increase, and vice versa, ठीक है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर एनर्जी बढ़ेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी कम करोगे तो टेम्परेचर कम होगा। ये बात तो अपने को इजीली आती है समझ में, लेकिन ये मैथमेटिकली यहाँ से प्रूव होता है। क्लियर है? तो ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी, टेम्परेचर की 3 प्रॉपर्टी होगी। कई बार ऐसे आ जाता है एग्जाम में कि तापमान क्या होता है, उसके 2 गुण लिखिए। व्हाट इज टेम्परेचर, डिफाइन द टेम्परेचर एंड शो 2 प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्परेचर। तो 2 लिख दो, अगर 2 नहीं पूछे, अगर गुण पूछ रहा है, प्रॉपर्टीज पूछ रही है, तो जितने भी मैं करवा रहा हूँ वो सारी करनी है। 3 तो पढ़ ली, एक लास्ट प्रॉपर्टी और है। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, वो क्या है समझना, चौथे नंबर की। इसमें ऐसा है कि मान लो 2 सिस्टम है, 2 निकाय है, ए और ए डैश। ये इनमें बीच में थर्मल इंटरेक्शन हो सकता है। ये ए निकाय है, एक बी निकाय है। इसका एक को ए ले लो, एक को बी ले लेते हैं अपन। स्टार्टिंग में जब इनको पास में रखा ही है तब इसका टेम्परेचर है मान लो TA और इसका टेम्परेचर है TB। अब अपने को पता है कि दोनों निकाय को जब साथ में रखा जाता है तो इनमें
अगर ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है तो ऊष्मा का आदान प्रदान करेंगे अगर टेम्परेचर अलग अलग है तो दिख रहा है यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट है, TA और TB है, दोनों को जब टच करेंगे और हीट का एक्सचेंज हो सकता है यहाँ पे, तो वो हीट को एक्सचेंज करेंगे और फाइनली इक्विलिब्रियम में पहुँचेंगे। और जब इक्विलिब्रियम में पहुँचेंगे, साम्य में पहुँचेंगे, तो क्या होगा, उनका टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, तो वो फाइनल टेम्परेचर पे पहुँचेंगे TF पर। ठीक है, तो जो TF होगा वो कितना होगा, जैसे मान लो इसका स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री है और इसका जो टेम्परेचर है मान लो 20 डिग्री है, तो जो TF होगा वो 50 और 20 के बीच में होगा, कहीं ना कहीं ऐसे होगा, 50 और 20 के बीच में होगा। ये बात एक तो यहाँ से ये मिलती है अपने को। दूसरी चीज, ये जो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ये इसका मतलब है कि ये जो TA है इसका ये TB है, तो जिसका ज़्यादा है TA अगर ज़्यादा है तो TA से तो कम होगा ये TF, और इससे ज़्यादा होगा तो TF इन दोनों के बीच में होगा। दूसरी चीज़, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उससे हीट निकलेगी और जिसका टेम्परेचर कम है उसके पास में हीट जाएगी। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसकी तो हीट जो होगी उससे तो निकलेगी तो नेगेटिव आएगी, है ना। और जिसका टेम्परेचर कम है ऑलरेडी उसके पास में हीट आएगी, वो एब्जॉर्ब करेगा, वो अवशोषित करेगा और दूसरा उत्सर्जित करेगा। तो जो टेम्परेचर कम है उसकी धनात्मक होगी, वो अवशोषित करेगा, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, और इसमें क्या होगा, एमिशन। ये क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, ये निकालेगा हीट को। ठीक है, तो इसके अंदर पहले एक लाइन लिखो, यदि दो निकायों A व B को ऊष्मीय अंतर्क्रिया में रखा जाता है, यदि दो निकायों A व B को ऊष्मीय अंतर्क्रिया में रखा जाता है तो साम्य अवस्था में दोनों निकायों का परिणामी ताप, तो साम्य अवस्था में यदि दो निकायों को ऊष्मीय अंतर्क्रिया में रखा जाता है तो दोनों निकायों का साम्य अवस्था में दोनों निकायों का परिणामी ताप TF उनके प्रारंभिक तापों के मध्य में प्राप्त होगा, उनके प्रारंभिक तापों के मध्य में प्राप्त होगा, उनके प्रारंभिक तापों के मध्य में प्राप्त होगा। If TA इज ग्रेटर देन TB, अगर TA ज़्यादा है तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा TF वो इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा। ये छाप लो भैया, ये दोनों चीज़ लिखो, इंग्लिश में लिख लो इसको। If two systems A and B are put in, if two systems A and B are put in, if two systems A and B are put in thermal interaction, then at the time of equilibrium, the equilibrium temperature will be in the middle of both the temperatures, उसके बाद में आपको ये लिखना है। ठीक है, आप ये डायग्राम भी बना सकते हो, ये डायग्राम, बना लेना आप। ठीक है, TF लिख लेना इधर परिणामी ताप। इसके बाद में यहाँ पे
यहाँ पे एक लाइन लिखना, ये लिख लिया ना ये दोनों, उसके बाद में एक लाइन लिखना, जिसका ताप अधिक होता है वह ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिसका तापमान अधिक होता है वह ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तथा जिसका तापमान कम होता है वह ऊर्जा अवशोषित करता है, वह ऊर्जा अवशोषित करता है। The hotter body will emit the heat. The hotter body will emit heat, and colder body will absorb heat. The colder body will absorb heat. अरे जो गर्म होगी वो तो हीट देगा, जो ठंडा होगा वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। ये बात हम लोग जो जनरल लाइफ से जानते हैं वो मैथमेटिकली यहां से मिलता है अपने को, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में इतने सारे एग्जाम्पल देख देख के बड़े हुए हैं, तो हम लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग है कि गर्म है तो उससे हीट मिलेगी और जो ठंडा है उसको मिलेगी, बट ये मैथमेटिकली यहाँ से प्रूव होता है ये चीज़, ठीक है, जिसको आप इतना ईजिली समझते हो। तो Q इक्वल्स टू नेगेटिव उत्सर्जन हो जाएगा, तो उत्सर्जन कौन करेगा, निकाय ए के लिए फॉर सिस्टम ए, और ये निकाय बी के लिए, फॉर सिस्टम बी। क्योंकि ए तो क्या कर रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो हीट देगा तो कमी होगी तो नेगेटिव आ जाएगा, और बी क्या करेगा, एनर्जी लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये छाप लेना पॉज करके। ये कंप्लीट हो गया है टेम्परेचर का प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक चीज़ बताता हूँ मैं, मैंने एक ग्राफ बनाना हम लोग भूल गए, कौन सा, हमने एक टॉपिक पढ़ा था पहले, ये जो टेम्परेचर चालू किया था, टेम्परेचर वाला जो टॉपिक था उससे जस्ट पहले जो टॉपिक था उसमें हम लोग जहाँ पे लेके आए थे कि बीटा इक्वल्स टू बीटा डैश, ठीक है ना। ये जो जहाँ पर कैलकुलेट किया था वहाँ पर हम लोग कुछ ग्राफ पढ़ते हैं, हम लोगों ने वो ग्राफ बनाना भूल गए हम लोग, तो उस लेक्चर के साथ में आप ग्राफ बना लेना, अब बना लेना, पेंसिल से बना लेना। वहाँ पे ग्राफ ऐसे बनेंगे, वहाँ पे कुछ देखो, एक सेकेंड, ये जब पढ़ रहे थे हम लोग कि प्रोबेबिलिटी किस तरीके से चेंज होगी, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे चेंज होगी, ये जो था ना वो ये ग्राफ ऐसे, इसके लिए हम लोग कुछ ग्राफ बनाएंगे। तो इसके लिए ग्राफ ऐसा बनता है कि ऐसा है कि एनर्जी, जैसे मान लो एनर्जी बढ़ रही है और एक जगह से आती है, वहाँ पर माध्य ऊर्जा आ रही है, मान लो एवरेज एनर्जी आ रही है, मीन एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, तो उसका ओमेगा भी बढ़ता रहेगा, जैसे ये सिस्टम है ए, इसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो इसका ओमेगा भी बढ़ रहा है ना। इसकी बढ़ रही है तो दूसरे की क्या होगी, एनर्जी कम हो रही है, तो उसका ओमेगा डेस क्या होगा, कम होगा। तो देखो इसका ln का लिए अगर ग्राफ बनाते तो ln का ग्राफ ऐसा आता है, जैसे मान लो एक की ओमेगा की बात करूँ, ln ओमेगा की, तो ln ओमेगा ऐसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है। तो ये ग्राफ बना दिया मैंने किसका, ln ओमेगा का, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है ई, तो फर्स्ट सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो उसका ओमेगा भी बढ़ेगा, और ओमेगा बढ़ेगा तो ln ओमेगा इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है। दूसरा ई बढ़ेगा तो ई डेस जो होगा वो कम होगा, जैसे हो रहा ऊपर हमने टेबल देखा। अरे ई प्लस ई डेस कॉन्स्टेंट रहता तो ई बढ़ेगा तो ई डेस क्या होगा, कम होगा। ई डेस कम हो रहा है, देखो ई डेस कम हो रहा है, 9 से 7 6 5 5 3 2 1 जो से मेरा ये कम हो रहा है, ये कम होगा तो ओमेगा डेस भी कम होगा। तो जैसे जैसे ई बढ़ेगा ई डेस कम होगा, तो ओमेगा डेस भी कम होगा, और ओमेगा डेस कम होगा तो ln ओमेगा डेस भी कम होगा। तो ओमेगा डेस का कर्व ऐसे बनता है, ये थोड़ा सा ये कुछ इस तरीके से बनता है। आई बात समझ में, यहां पे जाके कहीं इक्विलिब्रियम मिलता है, मतलब इसका कम होता है, इसका बढ़ता रहता है, इसका कम होता रहता है। एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर जो PE है
वो मैक्सिमम हो जाता है, पूरे जॉइंट सिस्टम की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो जॉइंट सिस्टम की प्रोबेबिलिटी देखो बढ़ती है ऐसे, जॉइंट सिस्टम का ओमेगा बढ़ रहा है, ओमेगा बढ़ने का मतलब है कि जॉइंट सिस्टम का ओमेगा बढ़ रहा है, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो देखो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है, फिर मैक्सिमम तक जाती है, फिर वापस डिक्रीज होने लग जाती है। ओमेगा स्टार बढ़ने का मतलब है, एक सेकेंड, ओमेगा स्टार बढ़ रहा है, इसका ओमेगा स्टार पीई के प्रोपोर्शनल होता है या पीई ओमेगा स्टार के प्रोपोर्शनल होता है। तो ओमेगा स्टार जैसे जैसे बढ़ेगा पीई का वैल्यू भी बढ़ता रहेगा, पीई का वैल्यू बढ़ता रहेगा। फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर पीई का वैल्यू मैक्सिमम तक जाएगा, फिर वापस से कम होने लग जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हम लोग ऐसे हैं, ये एल एन पी का ग्राफ ऐसे बनता, बढ़ता यहाँ पे मैक्सिमम तक पहुँचेगा और फिर वापस से कम होता जाएगा ऐसे। यहाँ पर इक्विलिब्रियम वाला है ये किसका है, एल एन पी ई का, ये किसका है, एल एन ओमेगा डैश का, ठीक है, सॉरी ये एल एन ओमेगा डैश का, ये एल एन ओमेगा का, ये एल एन पी ई का, ये कर्व मिलता है तीनों का। ये एनर्जी, ये इक्विलिब्रियम एनर्जी है, ये इक्विलिब्रियम में साम्य अवस्था में है ये सारी चीज। एक सेकेंड, ये कब है, साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम में है ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो ये ग्राफ भी बना लेना वहां पे, क्लियर है, ये ग्राफ भी बना लेना। ये तो देखो एल एन पी का ग्राफ है, इसको अगर केवल पी का ग्राफ बनाते हैं एनर्जी के साथ में तो ये केवल ग्राफ पी का ऐसा आता है। पीई का जो ग्राफ बनाते हैं ई के साथ में, तो वो ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है, जैसे मान लो ये एनर्जी लेवल है इक्विलिब्रियम का, ई इज इक्वल्स टू ई बार है ये। तो प्रोबेबिलिटी, जैसे पहले प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है और फिर वापस से डिक्रीज होती है, एक सेकेंड, फिर वापस से डिक्रीज होती है और ऐसे इस तरीके से चलती जाती है। ये थोड़ा सा ठीक तरीके से नहीं बना, ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये जो ई बार है इसके ऊपर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो केवल पी का ग्राफ बनता है तो ऐसा दिखता है वो, और अगर एल एन पी का बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनता है। तो ये दोनों ग्राफ, ये दोनों जो कर्व है, ये उस टॉपिक के साथ में आप बना लेना, पेंसिल से कहीं पे जगह मिले तो वहाँ पे बना लेना, एग्जाम में ध्यान रखना, ये दोनों भी बनाने हैं। तो ये जो मैंने वो सिखाया था ना वहाँ पे, ये जो टेबल बनाई थी, उस टेबल से ही अपने को एक बेसिक आइडिया मिलता है कि ये किस तरीके से ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है। ये इतना ध्यान रख लेना, क्लियर है। ये दोनों कर्व वहाँ पे छाप लेना आप उस टॉपिक के अंदर, ठीक है। चलो ये कंप्लीट हो गया अपना टेम्परेचर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे कि एंट्रोपी क्या है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती है एंट्रोपी से रिलेटेड, वो क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके।